Hello student, your SST teacher Anita ma'am welcomes you in SST group. Today I will continue my last topic of the chapter resource and development. And this would be the next part of this chapter. I will try to cover all the topics in this video only. Earlier I taught you about the introduction of resources, classification of resources, development of resources, resource planning. So in this video I will teach you about the land resources. And the last topic, which is soil as a resource, you will be find in my previous videos, and link for the soil topic will be available in the description box of this video, or otherwise you can visit my playlist geography. And for the same, and student, please do not leave the topic without covering soil as a resource. In the last video I taught you about the resource planning and conservation. In this video I will teach you about the land resource and pattern in India. So let's discuss the first topic, land resource of India. So student, as you know that land is the most important natural resource, and the most important feature of land is the supply is limited or it is fixed factor of production. स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ लैंड. देखो, जैसे कि आपको पता है कि लैंड जो है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों एक्टिविटीज़ को कवर करती है. तीनों इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ का मेन पार्ट है. तो तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो हैं वो इस पे डिपेंड होती हैं. और जैसे कि आपको पता है कि इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इन सबको ये सपोर्ट करती है. अगर हम अपने लैंड जोग्राफिकल एरिया की बात करें इंडिया की, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है हमारा लैंड एरिया इंडिया का. अगर इंडिया के लैंड एरिया की बात हम कर रहे हैं तो इसका डिवीज़न किया हुआ है जैसे प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यूज में. तो परसेंटेज के वाइज हम इनको डिस्कस करते हैं. जो प्लेन है वो हमारे 43% पार्ट को कवर करता है, माउंटेन हमारे 30% पार्ट को कवर करता है, एंड प्लेट्यू हमारे 27% पार्ट को कवर करते हैं. आगे हम इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. एरिया इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन्स ऑफ दीज रीजन्स, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू. फर्स्ट माउंटेन का देखेंगे तो माउंटेन जो हमारे वो हैं कितने परसेंट पार्ट को कवर करते हैं, 30. माउंटेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे. अगर हम वेदर सिस्टम को देखें वो भी इन पे डिपेंड करता है, हमारा रेनफॉल वगैरह सब. एंड और ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाए रखते हैं. टूरिज़्म बहुत अच्छा आजकल फ्लोरिश हो रहा है माउंटेन्स में, और ये बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेडिसिन प्लांट्स बहुत सारे वहाँ पाए जाते हैं. ठीक है. एंड और अगर हम बात करें वैल्यूएबल वुड्स की, वो भी माउंटेन्स में पाई जाती हैं. तो ये हमारे माउंटेन के यूजेस हो गए. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि क्लाइमेट बहुत हार्श होता है तो यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है. प्लेट्यूज़ की अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू 27% एरिया को कवर किए हुए हैं, और ये बहुत रिच हैं मिनरल्स में, और यहाँ पे फॉरेस्ट भी काफ़ी पाए जाते हैं. तो अगर मिनरल्स और फॉरेस्ट में देखें तो ये हमारे प्लेट्यूज जो हैं वो उनको सबको कवर कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिए छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये सारे मिनरल्स से भरे हुए हैं. ये मिनरल्स का भंडार है, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन्स की. 43% जो है हमारा प्लेन एरिया को कवर करता है, जो एक फर्टाइल सोइल को पे डिपेंड है. पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, जहाँ पूरा एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंड करती है. और यहाँ पे पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर होने की वजह से पॉपुलेशन भी ज़्यादा पाई जाती है, और इंडस्ट्रियल ये डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है ये वाला एरिया.
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न में आपके बेटा दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, अलग अलग ईयर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, जो शो कर रहे हैं। इनसे हम अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं और लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया के बारे में जान सकते हैं। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ये हमारा है फॉरेस्ट एरिया 18.11% जो है फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है, जिसमें हमारे सारे जो प्लेट्यूज में फॉरेस्ट वगैरह आते हैं वो होते हैं। तो ये बढ़ के 2014-15 में 23.3% हो गया है हमारा फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है, क्योंकि ये हमारे एक अच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है में सपोर्ट करते हैं। यानी फ्यूचरिस्टिक हम इनको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको सेव करना है। तो ये अच्छी बात है, ये इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो इंडेक्स में आप देखिए सेकंड में बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड। जो हमारा बैरन और अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड है, इसमें हमारे वो एरियाज आते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूज होते हैं। ये हमारे 18.11% 1960 और 61 में थे, जो कम हो गए हैं, घट के 5.5% रह गए हैं। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग में क्या है कि एग्रीकल्चर एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जो भी वेस्ट लैंड है या बैरन लैंड है उनको यूजेबल बनाना होता है। तो ये हमारी प्लानिंग का एक पार्ट था जो जिसमें हम सक्सेस रहे हैं। ये जो घटके से 5.5% हो गया है। तो बैरन और वेस्टलैंड की अगर हम बात करें तो नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेस के लिए होता है। ये ज़्यादातर कौन से होते हैं? रॉकी एरिया, डेजर्ट एरिया, जिनमें एग्रीकल्चर नहीं की जाती है, लेकिन वहाँ पे हम रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको हम यूज़ में ला सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है एरियाज अंडर नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेज। यही एरिया हैं जो जिनका मैंने अभी डिस्कस किया है। अगर हम डेजर्ट की बात करें जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, उन एरियाज को हम नॉन एग्रीकल्चर एरियाज में काउंट करते हैं। जो हमारा 1960 से 61 में 4.95% था, और जो बढ़ के हमारा 8.7% हो गया है, जो हमारे नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज हैं। नेक्स्ट है इसमें परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड हमारे थे 4.71% 1960 से 61 में, एंड जो अब कम हो गए के 3.3% रह गए 2014 और 15 में। तो ये हमारे यहाँ ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारे ट्राइबल पीपल या आसपास के जो गांव वाले लोग होते हैं वो अपने एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेज करवाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये अब हमारे 3.3% ही रह गए हैं, क्योंकि जो बहुत सारी पॉपुलेशन बेटा होती है जो इन पे ही डिपेंड करती है, इन एरियाज पे डिपेंड करती हैं। इनमें ज़्यादातर फार्म के एनिमल्स होते हैं और फूडर क्रॉप लगाई जाती है इनमें। ये एरियाज इसलिए इस तरह से यूज़ किए जाते थे, जो अब कम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एरियाज अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रूव, जिसमें होती हैं ये हमारी हैं 1.50% हैं, जो घट के सिर्फ 1.1% ही रह गए हैं। नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्टलैंड। यहाँ पे कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात हो रही है, यानी वो लैंड जो वेस्ट है लेकिन हम उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। वो हमारी पहले थी 6.23%, जो अब घट के 4% ही रह गई है। यानी हमने इसको भी एग्रीकल्चरेबल बना लिया है, कम कर दिया है। जो ये वेस्टलैंड पड़ी थी, ये बैरन नहीं थी। बैरन तो वो होती है जिसपे हम एग्रीकल्चर कर ही ना पाए, लेकिन उसमें भी साइंटिफिक हम मेथड लगा के उसको यूजेबल बना सकते हैं। इसी तरह से कल्चरेबल वेस्टलैंड को भी हमने यूजेबल बनाया है। नेक्स्ट हमारा आता है फेलो अदर देन करंट फेलो।
देखो, जो फैलो लैंड होती है वो क्या होती है, इट इज ए कल्टिवेबल लैंड विच इज बीइंग अलाउड टू रेस्ट अनक्रॉप्ड पार्शियली क्रॉप्ड फॉर वन और मोर सीजन सो दैट इट कैन बी रिगेन इट्स फर्टिलिटी। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 या 2 साल के लिए, जो फिर अपनी धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को वापस रिटेन कर लेती है। ये हमारी फैलो लैंड होती है। फैलो लैंड को भी आगे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक तो करंट फैलो और एक अदर देन करंट फैलो में। करंट फैलो होती है जो 1 ही साल के अंदर जिसको अनकल्टिवेबल रखा गया हो, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। एंड अदर देन करंट फैलो होते हैं जिसको हम लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, 1 से लेके 5 एग्रीकल्चर ईयर साल तक इसको हमने ऐसे ही छोड़ रखा हो, लेफ्ट कर रखा हो, इसको हम अदर देन करंट फैलो बोल देते हैं। तो बेटा यहाँ बार बार इन्होंने फैलो और अदर देन फैलो के जो करंट फैलो है इसके पीछे एग्रीकल्चर एरिया की बात की है, यानी जो करंट फैलो है वो एक साल से कम एग्रीकल्चर ईयर एरिया को कवर करेगी, और अदर देन करंट है जो 1 से 5 ईयर तक। अब ये कल्चरल ईयर कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर ईयर वो ईयर होते हैं एग्रीकल्चर ईयर इज ए हार्वेस्ट ईयर ऑन विच ए क्रॉप इज सोन एंड हार्वेस्टेड। वो ईयर जिनमें एक क्रॉप उगाई जाती है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको हम एग्रीकल्चर ईयर बोलते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर ईयर होते हैं ये हर क्रॉप के अलग अलग होते हैं। जो हमारे जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर होता है, लाइक जिसमें इस महीने से इस महीने ये क्रॉप उगाई जाती है, इस महीने से इस महीने तक ये क्रॉप उगाई जाती है, ये हमारे एग्रीकल्चरल ईयर होते हैं। तो इसको हमने करंट फैलो में हमने इस टर्म को यूज किया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं नेट सोन एरिया को। नेट सोन एरिया ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। 1960 और 61 के पाई चार्ट में देखिए 46.26% कवर कर रहा है, और 2014-15 में ये 45.5% एरिया को कवर कर रहा है, यानी ये थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, आप देखते हैं कि भाई नेट सोन एरिया होता क्या है। नेट सोन एरिया इज द एरिया दैट इज सोन वंस इन ए ईयर, यानी 1 साल में उसमें इस एरिया में फसल बोई गई है, वो हमारा नेट सोन एरिया होता है। नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें इस नेट सोन एरिया का 80% अकेला पंजाब और हरियाणा का एरिया कवर करता है, और 10% हमारा रह गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये हमारे बाकी के एरिया को कवर कर देते हैं। जो हमारा 46.26 का आगे पार्टीशन हुआ है, 80% हमारा नॉर्दर्न प्लेन एंड देन रेस्ट अदर प्लेसेस पे इसको कवर किया जाता है नेट सोन एरिया को। तो ये हमारा हो गया लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हमारा बेटा लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की वजह से जो हमारा लैंड एरिया है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स ही हैं। ये जो डिग्रेडेशन है इसको करने में हमारी ह्यूमन बींग्स की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं। ह्यूमन बींग्स ड्यू टू द पर्सनल ग्रीड हैव डिग्रेडेड दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज ए ग्रेट एक्सटेंट। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो लैंड को डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फर्स्ट हम इनके परसेंटेज की बात करते हैं। इनकी एक पाई चार्ट के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि कितना % जो हमारा एरिया है वो लैंड डिग्रेडेशन में आता है। At present, there are 162 million hectare degraded land in India. 162 million hectare, क्योंकि देखो बेटा डेली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं हमारे द्वारा या नेचुरल भी हो जाती हैं, तो उनसे हमारा लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता ही जा रहा है। जो अगर हम बात करें
तो जो अप्रोक्सीमेट 28% ऑफ इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। 28% तो फॉरेस्ट एरिया जो डिग्रेड हो रहा है, जिसको हम रेकलेसली प्लांट को काटे जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया को अगर हम अनटच छोड़ दे तो वो रिप्लेनिश हो जाए, वो उनको टाइम मिल जाए रिप्लेनिश होने का। 56% इज वाटर एरोडेड एरिया एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय द सैलिन एल्काइन डिपॉजिट्स। तो 56% हमारा वाटर उसकी वजह से हो रहा है। अगर हम वाटर इरोडेड एरिया है जो 56% है, तो ये नेक्स्ट हमारा है सलाइन एंड एल्काइन लैंड जो है वो हमारी 6% है। ये भी डिग्रेडेशन का एक वो है रीज़न है। विंड इरोडेड एरिया जो हमारा है वो है 10% विंड इरोडेड एरिया है। तो ये सारा इंडिया वेस्टलैंड है। 2014 के डाटा हैं बेटा ये। आगे हम देखते हैं कि हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट माइनिंग में हम अगर लेते हैं, माइनिंग इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखो माइनिंग हमारे सबसे ज़्यादा किन एरियाज में होते हैं, जो एरियाज रिच होते हैं मिनरल्स में, उनमें हम मिनरल्स को एक्सकावेट करने के लिए हम माइनिंग करते हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा, ये सारे माइनिंग एरियाज हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और लैंड का डिग्रेडेशन होता है। जितनी हम माइनिंग करते हैं उतना ही उस एरिया की जो लैंड है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट जो है overgrazing of land by the animals result removal of grass of a large area making it easy for wind and water to remove the soil। देखो जहाँ भी overgrazing होती है यानी एनिमल जहाँ एक लैंड एरिया पे बार बार ग्रेज करने जाते हैं, तो उनके वो जैसे ही ग्रास ग्रेज करते हैं एंड उनके पैरों के उससे जो उनके खुर होते हैं उनसे ज़मीन उखड़ जाती है जहाँ जहाँ वो जाते हैं, तो वो ज़मीन लूज हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पे वाटर का रन ऑफ आता है या विंड का प्रेशर आता है तो वो पूरा ऊपर वाली जो लेयर है वो हट जाती है। ये ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, इनमें ज़्यादातर होता है ओवरग्रेजिंग। नेक्स्ट हमारा है वाटर लॉगिंग। ओवर इरिगेशन ऑफ land is also responsible for the land degradation. Water logging increase the salinity, alkalinity in soil, making it unfit and or cultivated। देखो जितनी ज़्यादा सैलिनिटी इंक्रीज होगी, अल्कैलिनिटी डिक्रीज होगी सोइल में, इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोइल को ख़राब करेंगी। आपको पता ही है जहाँ सोल्ट मिल जाता है पानी में या ज़मीन में, ठीक है, वो वहाँ वो ज़मीन कल्टिवेबल नहीं रहती है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, पंजाब, हरियाणा, UP, Western UP especially are facing the land degradation problem due to the water logging। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो जितना अब आज का प्रेजेंट सिनेरियो देखो, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उतना ही लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ता जा रहा है। देखो क्या होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स वो सीधा या तो वाटर में मिलते हैं या फिर कहीं लैंड एरिया में डंप किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी वो डंप किए जाते हैं वो पूरा का पूरा पोल्यूटेड हो जाता है लैंड एरिया और कल्टिवेबल नहीं रहता, उसमें केमिकल्स मिल जाते हैं, वहाँ पे कोई भी कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इससे बचने के लिए हमें जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ वो एक जगह एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही एस्टेब्लिश करने चाहिए और इनके कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेने चाहिए कि केमिकल इफेक्ट को कम किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा भी सकते हैं। सेम वही वाटर लॉगिंग से बचने के लिए यानी पानी ओवर इरिगेशन कम करें, जितनी नीड हो उतनी ही इरिगेशन करनी चाहिए। सेम एज माइनिंग और ओवर ग्रेजिंग के साथ भी होगा। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट लैंड डिग्रेडेशन, लैंड रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स को कंजर्वेशन कैसे करें। तो कंजर्वेशन करने के लिए हमने प्लानिंग में भी डिस्कस किया था, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और कंजर्वेशन जो है रिसोर्स हेल्पफुल होती है वाटर वेस्टेज में, यानी वेस्टेज कम करो तो कंजर्वेशन अपने आप ही हो जाती है। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है।
लैंड कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो दोनों का लैंड कंजर्वेशन हमारा आ गया, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एंडिंग डिफोरेस्टेशन, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, अनकरेजिंग। जो अभी हमने देखो बच्चे, जो भी हमने रीजन पढ़े हैं वही उन्हीं के उपाय कर दो, वही उनके मेजर्स बन जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि जितनी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ये फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो यही इसके उपाय भी हैं। इनको थोड़ा कम कर दो, इनको अवॉइड कर दो, तो हम सोइल को बचा सकते हैं। एंड जैसे ओवर अगर इरिगेशन की बात होती है तो हमें शेल्टर बेल्ट्स लगा देनी चाहिए फील्ड एरिया के चारों ओर, ठीक है। हमें आसपास थ्रोनी बुशेस लगा देनी चाहिए। जो जितने हम ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, अगर आपका खेत भी है तो उसके चारों ओर छोटी छोटी बुशेस लगा दो या फिर प्लांट ट्रीज लगा दो, जो होल्ड करके रखेंगी मिट्टी को, वो उसको डिग्रेडेशन को होने नहीं देंगी। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल, माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द वेस्टेज कैन बी अडोप्टेड, नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई हुई है जिनसे माइनिंग भी हो जाती है और लैंड का डिग्रेडेशन भी नहीं होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, हम केमिकल के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अगर हम उनमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज करें तो उनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, जिससे हम बचा सकते हैं इसको। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर। अर्बन वेस्ट को जितना, ये कितना वेस्ट आता है, जहाँ भी डंप किया जाता है वहाँ पे पूरा लैंड डिग्रेडेशन, पूरे लैंड खराब हो जाती है। तो इसके भी अलग अलग कोई ना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेने चाहिए, यानी इससे कुछ जनरेट करना चाहिए। बायोगैस जनरेट हो जाती है, बायोमैन्योर जनरेट हो जाती है। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड। नए नए मेथड जैसे स्प्रिंगलिंग मेथड है, कई मेथड ऐसे हैं जिनसे ओवर इरीगेशन को हम रोक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करो जो इसको रोके, कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन को बना के रखेगा, बचाएगा यानी लैंड को। तो स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर हो गया ऑलमोस्ट लैंड वाला। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोइल के बारे में। सोइल रिसोर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सोइल की, एंड इसके टाइप क्या है, प्रोफाइल क्या है। तो इसके ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इनका लिंक देख लेना, इनके लिंक से आपको सोइल इरोजन के सारे उनका पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक और मैं भूल गई थी, ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जिसमें ये कई बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसमें एजेंडा 21 अचीव किया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। 21 सेंचुरी तक हमें इसको कवर करना था। यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारी बात की थी एनवायरनमेंट के बारे में, कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टेप्स कैसे उठाएं, किन कंट्रीज में इनने कवर किया है और किन कंट्रीज को अभी अचीव करना, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो ये हमारा एजेंडा 21 और रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में है। ये आप देख लेना, बुक में अच्छे से पढ़ लेना, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। Thank you very much once again. Do not forget to like and subscribe my channel.